हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार लेक्चर जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है। क्लास 10th, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री दैट यू शुड कवर। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओर्स, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि नॉर्मली इस चैप्टर से आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, वन शॉट में पूरा चैप्टर कवर करेंगे बच्चों। बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फर्दर इसकी वीडियो आएंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मेटल्स। तो अगर मैं मेटल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मेटल्स क्या होते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गई बेसिक बात, जो डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस। कैसे? इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मेटल्स की टेंडेंसी होती है, क्या होती है कि ये लोग इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेंगे, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जब एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, और एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अगर मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मतलब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज कम हुआ, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेंट हो गया, तो मेटल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे ही क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस। पहली बात तो ये। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब मेटल्स क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे पहली बात मैं करूं तो मोस्टली दे आर हार्ड। ठीक है, आप अगर मेटल्स की बात करोगे, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो आप देखोगे कि सब एलिमेंट्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, टफ होते हैं। ठीक है, दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन अगर मैं एक एक्सेप्शन की बात करूं तो अल्कली मेटल्स, मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अल्कली मेटल्स हमारे कौन से? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। बेसिकली जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब अल्कली मेटल्स ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से भी क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने बता दिया, टफ होते हैं। ठीक है, इनको ब्रेक करना मुश्किल है। थर्ड, अगर मैं देखूं तो इनके स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, तो मेटल्स की जो स्टेट होती है वो जनरली सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। क्या होती है? सॉलिड। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। ठीक है, एक ऐसा भी मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और आप सभी ने उस मेटल को देखा होगा। किसके पास? डॉक्टर साहब के पास। ठीक है, हालांकि आप खुद डॉक्टर बनने वाले हैं, आपको भी डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो आप इस चीज से गो थ्रू होगे जब आप थर्मोमीटर देखोगे। थर्मोमीटर में क्या होता है? एक रेड कलर का लिक्विड होता है जो कि राइज करता है जब भी आपको बुखार होता है। ठीक है, तो बुखार होने के बाद जब वो लिक्विड राइज करता है, तो वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? मरकरी। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मरकरी थर्मोमीटर भी बोलते हैं। तो ये मरकरी क्या होता है? इट इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, तो ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद अगर मैं सोनोरिटी की बात करूं, मतलब मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। इट मीन्स कि जब आप मेटल को कहीं स्ट्राइक करोगे तो दे प्रोड्यूस साउंड। क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा भाई, पप्पा की जेब से सिक्का गिरता है तो आवाज आती है ना, सब लूटने चले जाते हैं, चलो चलो चलो। तो वैसे ही। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब चमकदार। आपने देखा होगा नॉर्मली मेटल्स में एक शाइन होती है। ठीक है, इंटरनल शाइन होती है, चाहे वो आप आयरन ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो। ठीक है, ये सब क्या है? मेटल्स हैं, इनके पास शाइन होती है। और मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं मेलिबिलिटी की बात करूं तो मेलिबिलिटी क्या होती है? जो आपने सुना होगा, जैसे मेटल्स को हम लोग शीट में कन्वर्ट करते हैं। आपने मेटल के गेट्स देखे होंगे। ठीक है, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो आप उसमें हम क्या करते हैं? मेटल को शीट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम मेलिबिलिटी बोलते हैं। सेकंड, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को क्या करते हैं? वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपके जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज है होम्स में, जितने भी अप्लायंसेज है उसमें क्या होता है? वायर्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स होते हैं। तो उस वायर्स में कौन क्या क्या होता है भाई? कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। जनरली हम ये दो यूज करते हैं। ठीक है, दे आर फीजिबल। और भी हम जैसे गोल्ड को भी हम वायर के फॉर्म में, गोल्ड इतना ज़्यादा मेलेबल होता है कि हम अगर 1 ग्राम गोल्ड को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करें
तो वो 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है, ठीक है, इतना मेलेबल होता है गोल्ड। और सिल्वर भी होता है, हालांकि सिल्वर की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बट फिर भी हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि वो कॉस्टली पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई ये बात। इसके बाद अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो मेटल्स के पास डेंसिटी हाई होती है। आप नॉर्मली एक आयरन की बॉल को पानी में डुबाओ और एक प्लास्टिक की बॉल को डुबाओ तो आयरन की बॉल नीचे डूब जाती है। क्यों? क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर से। ठीक है, हाई डेंसिटी वाले मटेरियल होते हैं। उसके बाद अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब भी हम हीट करते हैं किसी भी मैटर को, तो जिस पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाए या फिर बॉयल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। और ये नॉर्मली मेटल्स का क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट अब हम बात करें कंडक्टिविटी। तो आपने देखा होगा, अगर आपका मन करे कभी, तो आप क्या करें? कॉपर वायर लें, कॉपर वायर को छील लें, उसका इंसुलेशन हटा दें और उसे एक इलेक्ट्रिकल स्विच में आप इंसर्ट करिए, तो आपको लगेगा झटका और आपको आ जाएगा मज़ा। ठीक है, तो जैसे आपको झटका लगेगा तब आपको पता चलेगा क्या? मेटल की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी कि मेटल क्या है? गुड कंडक्टर है, बोथ हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। ठीक है, लोहा गर्म अपन छू देते हैं तो बहुत गर्म लगता है ना। आपने देखा होगा कि लोहे को जब हम हीट करते हैं तो एक एंड पे आप हीट करोगे तुरंत वो दूसरे एंड तक भी गर्म हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिसिटी से तो आपका पल्ला पड़ ही चुका होगा कभी ना कभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज खत्म। कौन सी? फिजिकल। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं बात करता हूँ सबसे पहले किसकी? अगर मैं रिएक्शंस, अब यहाँ पे पूरी रिएक्शंस चलेगी, ठीक है, मेटल्स की। अगर मैं आपको रिएक्शन करवाऊँ किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जब हम रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल देखो, सिंपल, मैं मेटल ले लिया कोई भी, ऑक्सीजन ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा? एमओ। अब जैसे आपने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, मैं सोडियम की रिएक्शन करवा रहा हूँ ऑक्सीजन से, ठीक है, तो 4 सोडियम लिया है, 2 ऑक्सीजन O2, तो क्या बन गया हमारे पास? 2Na2O। ये क्यों? क्योंकि बैलेंस किया है इक्वेशन को। ठीक है, विदाउट बैलेंसिंग हम नहीं लिखते हैं, आपको पढ़ाया है जो फर्स्ट चैप्टर है 10th का। उसके बाद जैसे पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम ऑक्साइड बनाया मैंने, तो 4K प्लस O2, 2K2O। ठीक है, देखो दोनों एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है? दोनों एक ही ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, दे बोथ आर अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो सेम बिहेव करते हैं लगभग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो अगर मैं वाटर से रिएक्ट कराता हूं, ठीक है, किससे रिएक्ट कराऊंगा? वाटर से। तो मेटल को जब मैं वाटर से रिएक्ट कराऊंगा तो हमें क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड। भाई, ऑक्सीजन से कराया तो ऑक्साइड, अब क्या करा रहे हैं? वाटर से H2O, तो हमें मिलेगा हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, पानी हाइड्रो यूज करते हैं ना वर्ड। तो भैया, जब हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो हमें क्या मिलती है? एक गैस भी मिलती है जो कि होती है हाइड्रोजन गैस, H2। देखो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, सोडियम से जब मैंने पानी को रिएक्ट कराया तो क्या मिला हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि ये एक बेस है, ठीक है, गुड बेस। और यहाँ पे क्या रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सेम कैल्शियम को मैंने रिएक्ट कराया वाटर से तो क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या रिलीज हुआ? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मतलब आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जब भी मैं मेटल को वाटर से रिएक्ट करा रहा हूं तो हमें क्या मिलेगा? एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक है, कैसे? उसलिए मैंने अलग से लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम क्या करता है? स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। नॉर्मल कोल्ड वाटर उनसे रिएक्ट नहीं करता, ये स्टीम से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? ऑक्साइड। हालांकि हमने क्या देखा, हमने नॉर्मल मेटल्स को जब रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? हाइड्रोक्साइड। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में हमें क्या होता है? एल्यूमिनियम के केस में हमें ऑक्साइड ही मिलता है, और वो भी किससे रिएक्ट करता है? ये सिर्फ स्टीम से, ध्यान रखिएगा, हॉट वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करूं आयरन की। Fe, आयरन का सिंबल है, Al एल्यूमिनियम का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। तो आयरन की बात करूं तो आयरन क्या करता है? जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आयरन भैया क्या हो जाते हैं? आयरन को हो जाती है थोड़ी दिक्कत। कैसे? उस पर हो जाती है रस्टिंग। अब रस्टिंग की वजह से क्या होता है? आयरन की प्रॉपर्टीज डिग्रेड होती है। ठीक है, रस्ट उसको पूरा अंदर से खोखला कर देता है। आपने देखा होगा जहाँ पे पेंट्स नहीं होते हैं मेटल्स पे, या फिर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पुराने ब्रिजेस होते हैं वहाँ पे आपको देखो ब्राउन ब्राउन सा डस्टी टाइप का वो दिखता है, सरफेस दिखता है मेटल पे। ठीक है, वो क्या होती है? वो रस्ट होती है। बहुत टाइम के बाद क्या होता है? वो मेटल को डिग्रेड कर देती है और वीक बना देती है। ठीक है, क्यों होता है? आयरन रिएक्ट करता है पानी के साथ और बनाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, Fe3O4। ठीक है,
अब ये ऑक्साइड मॉइस्चर में आके कांटेक्ट में आके ये क्या कर देता है, मेटल को वीक कर देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक नोट लिख रखा है कि बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। ये एक क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से आपका, अच्छा सवाल है, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्यों, मैंने बताया था अभी, हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, ये क्या करती है, मेटल पे स्टिक कर जाती है और स्टिक करके उसको एक थ्रस्ट प्रोवाइड करती है ऊपर की तरफ। तो ये क्या करता है, मेटल को फ्लोट करवा देता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्यों फ्लोट कर जाता है, दिस इज द रीजन, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व विच स्टिक्स ऑन द मेटल सरफेस एंड इट मेड देम फ्लोट, सॉरी, ठीक है। तो ये तो हो गई ये बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिएक्शन की एसिड के साथ, मेटल की अगर मैं रिएक्शन कराता हूं एसिड के साथ, तो भैया होता क्या है, तो आपको पता है एसिड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, अगर मैं मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराऊं फर्स्ट, ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या होता है, एक तो बनता है मेटल सॉल्ट और दूसरी रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेटल सॉल्ट बनाना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करनी है, ठीक है। अब सॉल्ट वो आयन पर डिपेंड करेगा, अगर एसिड में क्लोरीन है तो क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, एसिड में सल्फेट है तो सल्फेट, ठीक है, अगर सल्फाइड है तो सल्फाइड सॉल्ट, और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट, डिपेंड्स, वो डिपेंड्स ऑन द एनायन, जो कि एनायन प्रोवाइड कर रहा है एसिड। जैसे यहाँ पे देखो हमने HCl की बात करी है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी ऑल नो, ठीक है, बहुत ही मतलब जाना माना एसिड है, आपको लैब में मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये क्या करता है, H+ रिलीज करता है और Cl-, ये ब्रेक हो जाता है। अब जब ब्रेक होता है तो सोडियम तो क्या है, क्लोरीन से रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो मेटल सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीशियम देख लो, मैग्नीशियम भी क्या करेगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देगा, ठीक है। जिंक, हाइड्रोक्लोर, ये H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, 2H+ देता है, SO4 2- देता है आयन। अब SO4 2- क्या करता है, जिंक के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिंक की भी क्या होती है वैलेंसी +2, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब देखो एक पॉइंट मैंने लिख रखा है कि हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज हीटेड विथ HNO3, ठीक है। मतलब जब मैंने HCl से रिएक्ट कराया या फिर H2SO4 से रिएक्ट कराया तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिली, लेकिन अगर मैं HNO3 से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी HNO3 है ना, जिसको हम प्यार से नाइट्रिक एसिड बुलाते हैं, तो ये क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाता है, वाटर में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और जो मेटल होता है वो अपना ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। आगे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इस चीज को ध्यान से देखो, क्या होता है, इट ऑक्सीडाइजेज H2 टू वाटर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा। तो भैया हाइड्रोजन में इसने क्या कर, जैसे ही H2 इवॉल्व होने वाली थी, H2 ने सोचा भैया पतली गली से निकल लो, पता भी नहीं चलेगा किसी को, नहीं HNO3 बोले ना 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 ना, ऐसे कैसे, मैं तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन घुसा दूंगा, ठीक है। तो भैया H2 को क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, बोले तुम इसको पकड़ो और वापस नीचे बैठो जमीन पे, कहीं उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वाटर बना दिया और उसके बाद क्या बोला मेटल को, तुम अपना ऑक्साइड बना के खुश हो जाओ, ठीक है। तो क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड। तो ये हो गई ये बात, ठीक है। अब जैसे मेटल के मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, ठीक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। आपसे भाई कोई पूछ दे भाई इज्जतदार मेटल्स के नाम बताओ, तो क्या बोलोगे, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। दीज आर, प्लेटिनम भी होता है वैसे, मैंने लिखा नहीं है बट आप देख लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेटल ऑक्साइड्स की, मतलब अभी जो HNO3 ने क्या किया था, HNO3 ने जो भी आपको खेल दिखाया, तो बाद में क्या बना, मेटल ऑक्साइड। अब वो मेटल ऑक्साइड की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये क्या क्या कर सकता है, व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ, तो लेट्स सी, ठीक है। तो भैया मेटल ऑक्साइड की बात करें तो सबसे पहले क्या है, दीज आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। बेसिक क्या होता है, पता होगा आपको, है ना, बेसिक इन नेचर। अब बेसिक इन नेचर है तो मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा,
ठीक है। और अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं, अगर मैं मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं तो ये क्या बना देगा, बेस बना देगा। यहीं से तो पता चलेगा इसका बेसिक नेचर। देखो अगर मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करूं, इट इज ए मेटल ऑक्साइड, इसको मैंने पानी से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन गया, बेस। मतलब इसने अपना रंग दिखा दिया। तो ये क्या है, बेसिक इन नेचर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम और जिंक, अब भैया नॉर्मल मेटल्स तो क्या है, नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन हर जगह पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा उल्टे काम करते हैं। जैसे हमारे एल्यूमिनियम और जिंक भैया। ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब दोगले। ठीक है गाइस, ये मतलब एक टाइम एक चीज पे नहीं रहते हैं। अब ये क्या कहते हैं कि अगर आप मुझे एसिड से रिएक्ट कराओगे तो भैया मैं बेस बन जाऊंगा। ठीक है। और अगर आप मुझे बेस से रिएक्ट कराओगे तो मैं एसिड बन जाऊंगा। इस तरह से काम करते हैं ये दोनों से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो दिस नेचर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर। दे शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, जिंक को मैंने जब एसिड से रिएक्ट कराया HCl तो क्या बना, मेटल सॉल्ट बना और वाटर बना, जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन जब मैंने जिंक को बेस से बनाया तो देखो क्या बन गया, इससे भी ये रिएक्ट कर गया और क्या बना दिया इसने, मेटल सॉल्ट, दैट इज सोडियम जिंकेट। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है गाइस। ठीक है। और क्या बना दिया, वाटर। तो मतलब आप देख रहे हो ये बंदा दोनों से रिएक्ट कर गया। हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा है, मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक नहीं, दे डोंट फॉलो द रूल्स गाइस। ये क्या करते हैं, दोनों से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है पहली बात तो। ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ के। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक ऐसी सीरीज है जो कि बताती है मेटल्स की रिएक्टिविटी को। ये तो मैंने वही बात बोल दी जो इन्होंने लिख रखी है। मतलब मेन क्या बताती है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो कौन पहले रिएक्ट करेगा, ये सीरीज ये बताती है। सिंपल सी बात है। ठीक है। ये एक आपको ऑर्डर दे रखा है जो आपको याद करना है। ठीक है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी सीरीज। ठीक है। हाँ, इसके बेसिक एक ट्रिक है जो मैं आपको बता सकता हूँ याद करने के लिए, जो कि क्या है हमारी, काका नाना कार मांगे एल्टो जैन फरारी पाबे है। ठीक है। यहां तक तो ये हो गई। क्या बोलेंगे, काका नाना कार मांगे अल्टो जैन फरारी पाबे है। ठीक है। उसके बाद यहां से देखो, क्यों होगी आज और पिटाई। भाई पापा गुस्सा हो गए थे तो हमने पूछा, भाई पापा ने पहले तो पिटाई कर दी, फिर बोला मैं दोबारा मारूंगा, तो हमने पापा से पूछा क्यों होगी आज और पिटाई। ठीक है। तो ये ट्रिक है, काका नाना कार मांगे अल्टो जैन फरारी पाबे है, क्यों होगी आज और पिटाई। तो ये आपकी सीरीज यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है। सोडियम सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से रिएक्शन ऑफ मेटल्स को नोटिस करूं तो आप ध्यान से देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स। ठीक है। आयरन को जब मैं कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराता हूं, आयरन मेटल है और कॉपर सल्फेट मेटल सॉल्ट है। ठीक है। तो देखो क्या हुआ, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को इसने हटा दिया। मतलब आयरन ने बोला कि भैया मैं तो जाऊंगा सल्फेट के साथ, तुम निकल लो। तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ज्यादा ताकतवर इंसान क्या करता है, कम ताकतवर इंसान को भगा देता है ना, यही तो होता है। तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, सीरीज में देखिए। और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दो आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है। जो आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं देखो और अगर मैं बात करें एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट, तो एल्यूमिनियम आपको पता है बहुत आगे है सीरीज में। ठीक है। देखो ये रहा एल्यूमिनियम, कहाँ कॉपर। एल्यूमिनियम भी क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बना लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर को भगा दिया। देखो अब यहाँ पे जब मैंने गोल्ड को कॉपर सल्फेट से कराया तो नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि भैया गोल्ड तो देखो यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है। मतलब गोल्ड तो पहले ही कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी। ठीक है। ऐसे ही सिल्वर के साथ भी प्रोसीड नहीं करेगी। तो आपको समझ में आया कि रिएक्टिविटी सीरीज क्यों पढ़ाई गई आपको, क्यों काका बाबा नाना किया हमने।
इसलिए क्या, क्योंकि आपको समझ में आ सके कि जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कौन सी होगी और कौन सी नहीं। पता चला हमने भैया लिख दिया गोल्ड कॉपर सल्फेट, अरे एकदम गोल्ड सल्फेट बना के आ गए, जबकि नोबल मेटल्स तो रिएक्ट ही नहीं करते, है ना। नोबल मेटल्स तो रिएक्ट ही नहीं करते। नोबल मेटल्स तो सिर्फ एक ही चीज से रिएक्ट करते हैं, जो कि होता है एक्वा रीजिया, और वो सिर्फ सुनार की दुकान पे ही मिलता है, ठीक है, हमारे पास तो होता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप सर्च करना जाके, आपका होमवर्क है एक्वा रीजिया क्या होता है, ठीक है, नेट पे सर्च करना, एक केमिकल होता है। तो नेक्स्ट अब हम देखें, तो हमने कुछ लिख रखा है यहाँ पे कि के इन टॉप ऑफ द सीरीज 10 हाईली रिएक्टिव। अब ये तो भैया वैसे भी पता चल गया है, हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स का क्या है, नॉन मेटल एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। अब यार ये तो कोई भी बच्चा बता दे, अगर मेटल्स हैं तो वो दे रहे थे, तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ऑब्वियसली नेगेटिव आयन ही तो बनेगा ना भाई, तो हो गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इस तरह से नॉन मेटल्स की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट अब हम उसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो मेरे ब्राइट स्टूडेंट्स, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, किसकी, नॉन मेटल्स के फिजिकल की प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो भैया अब होता क्या है, नॉन मेटल्स हमारे क्या है, रूम टेम्परेचर पे मैं बात कर रहा हूँ, किस पे, रूम टेम्परेचर पे स्टेट की। तो ये सॉलिड भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल तुम्हारा कार्बन, या तुम ले लो डायमंड, ठीक है, जिसका नाम सुन के सबके मन में लालच आ जाता है, ठीक है। और लिक्विड की बात करें तो क्या हो जाता है, ब्रोमीन, ठीक है। लिक्विड मेटल, जैसे हमने लिक्विड मेटल पढ़ा था मरकरी, वैसे ही एक होता है लिक्विड नॉन मेटल, ये है ब्रोमीन। ये दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सेप्शंस है। एंड गैस में तो आपको पता ही है भाई, दुनिया भर की गैसें भरी हैं एयर में, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, फलाना गैस, ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल। अब अगर मैं बात करूं हार्डनेस की, तो भैया वैसे तो हम नरम रहते हैं, मतलब नॉन मेटल क्या कहता है कि वैसे तो हम सॉफ्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी हम सख्त बन जाते हैं, जैसे कि हमारा डायमंड। डायमंड क्या है, हमारा सख्त बंदा होता है, बहुत ही हार्ड, एक्सेप्शनली हार्ड, ठीक है, हार्डेस्ट आई थिंक होता है एलिमेंट, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है इसका। उसके बाद में लस्ट्रस, तो भाई वैसे तो लस्ट्रस नहीं होता है, लेकिन फिर वही वाली बात, डायमंड बोलेगा मैं तो चमकता हूँ, मैं तो एक्सेप्शन हूँ। आयोडीन भी चमकता है, ठीक है, आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। तो ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है भाई। ये तो सबको पता होता है कि नॉन मेटल नहीं चमकते, अब कौन से चमकते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद मेलिएबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, सोनोरस भी नहीं होते हैं, तीनों प्रॉपर्टीज नहीं होती, क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल। आप उनको शीट में बनाओगे तो टूट जाएंगे, वायर में बनाओगे तो भी टूट जाएंगे, और आवाज़ तो वो करते ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंडक्टिविटी। तो भैया बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं इधर से उधर, ये इसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उस वजह से हेल्प करता है। अदरवाइज बैड कंडक्टर्स, क्योंकि तुम देख लो, अब भैया तुम घर में तार लगाते हो या कुछ भी तार यूज करते हो, तो उसके ऊपर क्या होती है, इंसुलेशन होती है, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ही तो होते हैं। अगर इंसुलेटर नहीं होंगे ना, तो कंडक्टर भी यूज नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे झटके लगेंगे कि नानी याद आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गई ये बात। उसके बाद अगर मैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो ये भी लो होता है, मतलब मेटल के सब कुछ ऑपोजिट है, लेकिन एक्सेप्शंस है, ये लो लेकिन एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये भी एक्सेप्शन क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट, हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लगभग आई थिंक ग्रेफाइट का तो डायमंड से भी ज्यादा होता है। बहुत बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी, ग्रेफाइट का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट दोनों में से कोई एक चीज डायमंड से ज्यादा होती है। आपने सुना होगा जो ये होती है स्पेस शिप्स होती हैं, जो रॉकेट्स वगैरह लॉन्च होते हैं, तो रॉकेट्स के जो आगे वाला डोम बनता है ना, वो ग्रेफाइट का ही होता है, ठीक है। अब डायमंड का बनाएंगे तो लुट जाएंगे ना,
तो ग्रेफाइट का बनाते हैं, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट डायमंड से भी ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, जब रॉकेट आता है ना हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, आपने देखा होगा ऐसे आग लग जाती है, तो वो ये ग्रेफाइट ही बचाता है फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान। अब नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। तो हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स के केमिकल रिएक्शंस की। तो वही वाली बात, जैसे हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था उधर, इधर भी हम यही करेंगे। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो कार्बन से जब हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो हमें मिला CO2। ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, CO2 का नाम सुनते ही क्या आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, हीटिंग ऑफ आवर प्लेनेट। ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है, एमिशंस फ्रॉम द व्हीकल्स। तो ये हमारी वही वाली CO2 है जो आप सुनते आते हो। ठीक है, और क्या रिलीज होती है, हीट। उसके बाद अगर मैं 2 कार्बन से रिएक्ट करा दूं O2 को तो हमें मिलेगा CO। दिस इज मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या थी, डाइऑक्साइड, इट इज मोनोऑक्साइड। ये और भी ज्यादा खतरनाक है। CO2 तो फिर भी थोड़ा बहुत रेस्पेक्टेबल है, लेकिन CO तो बिल्कुल नहीं, इसको तो कोई इज्जत देने का ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि रूम बंद करके सिगड़ी विगड़ी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जो हमारी ये CO गैस है ये हमारे लंग्स में चली जाती है और इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन और CO2। ठीक है, तो ये हमारे हीमोग्लोबिन में घुस के क्या बना देती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और हमारे पूरे ब्लड को पॉइजन कर देती है। इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई ये बात। सल्फर है तो सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड। तो भैया नॉन मेटल तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके साले पॉल्यूटेंट्स ही बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ये वाली बात। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करूं मैं, जो हमने अभी बनाए CO2 या SO2 या CO। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में हम क्या देखेंगे कि पहली बात तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ये तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई जो हमने उसमें पढ़ी थी। जैसे मेटल्स क्या बेसिक होते हैं, वैसे ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, जैसे देखो, हम जब नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, उनका एसिड मिलता है। CO2 को रिएक्ट कराया तो H2CO3 कार्बनिक एसिड। SO2 को रिएक्ट कराया तो H2SO3 सल्फरस एसिड। SO3 को रिएक्ट कराया तो H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सल्फरस है, SO3 सल्फरस, H2SO4 सल्फ्यूरिक, नाम ध्यान रखिएगा। क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो क्या बना, HCl, ये भी तो क्या बना, एसिड बन गया। और फॉस्फोरस से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो ये हमारा बनाता है PCl3, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉस्फोरस से रिएक्ट बनाता है तो क्या बनाता है, PCl3। और अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया या नॉन मेटल्स को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो क्या मिलता है, सल्फाइड। ठीक है, और ये देखो, ये नॉन मेटल की क्या है, उसके साथ रिएक्शन है, सल्फर और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन दे रखी है। तो हाइड्रोजन को मैं सल्फर से रिएक्ट कराता हूँ तो हमें H2S मिलता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और नाइट्रोजन को जब मैं ऐसे रिएक्ट कराता हूँ हाइड्रोजन, तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया। अमोनिया तो आपने सुना ही होगा, एज ए फर्टिलाइजर भी यूज होता है। ठीक है, प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये काम आती है। ये तो हो गए आपके मेटल्स नॉन मेटल्स खत्म। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, बॉन्ड्स की, दैट इज आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स तो पढ़ ही लिए हैं कि भाई मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख ली, दो आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इन दो वर्ड पे आप ध्यान रखिएगा। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि देखो मेटल्स क्या होते हैं, जब आयंस बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस। जैसे Na है, NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, जो भी आप बोले, इसे घर में आप यूज करते हैं ना। तो अब होता क्या है, देखो इस कंपाउंड में क्या होता है, एक होता है मेटल जो कि क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है कंप्लीटली, डोनेट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, जैसे आप समझो वो अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे देता है। ठीक है, किसको, नॉन मेटल को, और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जब कार्रवाई पूरी होती है तो हमें क्या मिलता है, एक आयनिक कंपाउंड। कैसे, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सोडियम है, आपने पढ़ा होगा कि सोडियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वही रिएक्शंस में टेक पार्ट लेता है। ठीक है, तो अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम क्या करता है, डोनेट कर देता है किसको, क्लोरीन को। अब क्लोरीन को जब डोनेट कर देता है तो क्लोरीन बोलता है भैया मेरे पास तो 7 हैं,
एक और मिल जाता तो 8 हो जाते। और हमें पता है कि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए तो क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, लॉ ऑफ ऑक्टेट पूरा हो जाता है, मेटल या नॉन मेटल सक्सेस कर जाता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो यही चल रहा है। अब क्लोरीन ने बोला भैया एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, बस एक इलेक्ट्रॉन दे दो हम खुश हो जाएंगे। सोडियम बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दे देते हैं, हम भी एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि फिर सोडियम के भी तो आउटर मोस्ट में 8 ही बचते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेबल हो गए, अच्छा सा बॉन्ड बन गया। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, पोलैरिटी जनरेट होती है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दोनों पे क्या बन गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये हुआ आपका आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड की थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लें। तो आयनिक बॉन्ड होते हैं सॉलिड, पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ड्यू टू पोलैरिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इस वजह से क्या होता है, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है दोनों के बीच में। दूसरी बात, दे आर ब्रिटल, आसानी से टूट जाते हैं। आप अगर इनको ऐसे, नमक देखा है ना, नमक, नमक का आप पत्थर लो, उसको तोड़ दो, ऐसे टूट जाएगा। सांबर लेक गए हो कभी, सांबर लेक में आपको मिलेगी नमक, वहाँ पे आप तोड़ के आना। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखना जाके क्या होती है। तो दूसरी बात, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब भैया तुम्हें सीधी सीधी बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो उनको तोड़ना भी तो मुश्किल है भाई, है कि नहीं। टुरु लव है ना, आयनिक बॉन्ड में क्या है, टुरु लव, तो टुरु लव को तोड़ना मुश्किल है। तो इसलिए क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारे आयनिक बॉन्ड हैं वो डिजोल्व कर जाते हैं पानी में, लेकिन नहीं करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पानी क्या है हमारा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, पानी में भी पोलैरिटी होती है, H+ और OH-, और आयनिक कंपाउंड में भी होती है, तो इसलिए ये आपस में घुल मिल के आपस में सिस्टम सेट कर लेते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलता है नहीं, मैं नहीं मिलने देगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलता है मैं नहीं मिलने देगा। ठीक है, मेरे पास पोलैरिटी है नहीं, मैं तो नॉन पोलर बैठा, मैं कैसे मिलने दूं। ठीक है, तो ये चलता है सिस्टम। अब मैं अगर कंडक्टिविटी की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड की एक खास बात क्या है कि ये जो सॉलिड स्टेट में रहता है ना, तो ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, लेकिन जब ये एक्वस कंडीशन में होता है या मोल्टन स्टेट में होता है, पानी में मिला दो इसको, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। क्यों, सवाल ये है क्यों। तो ये सवाल हम ऊपर तक लेके जाएंगे, RTI में आप पूछिएगा इस सवाल को। ठीक है, कि भैया आयनिक कंपाउंड पानी में जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। तो मैंने एक बार पूछा था सरकार से, तो मेरे पास जवाब आया। सरकार ने बोला भैया ऐसा होता है कि जो आयनिक कंपाउंड है पानी में जाता है, अब पानी में जाता है तो बोलता है भाई मैं तो आयंस में कन्वर्ट हो जाऊंगा। जैसे NaCl है तो NaCl बोलता है मैं तो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता हूँ। पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस, और जैसे ही डिसोसिएट होते हैं तो आयंस फ्री हो गए, अब वो मूव कर सकते हैं। और हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो क्या बनता है, करंट बनता है ना भाई, फ्लो ऑफ करंट होता है भाई। चार्ज जैसे ही फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये होता है फंडा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, मेटल्स के अकरेंस की और एक्सट्रैक्शन की, कि मिलते कहाँ हैं और वो निकाले कैसे जाते हैं। कि भैया इतने मेटल जो यूज़ हो रहे हैं दुनिया भर में, रिसोर्सेस, बड़े बड़े ब्रिज, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, मंगलम TMT सरिया यूज़ किया जा रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, तो वो यहाँ से आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, पहले हम उसको ढूंढते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं, मिनरल्स और ओर्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं मिनरल्स की बात करूँ तो मिनरल क्या होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, हैविंग ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, ये आपको अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, पहली बात। ठीक है, अब अगर आप मन लगन से खोज करेंगे तो आपको मेटल मिलेंगे अर्थ क्रस्ट में, और नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ओर्स की बात करूं मैं, तो ओर्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर से हम प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं ओर्स। क्या बोलते हैं, ओर्स। ठीक है, मतलब ऐसे मिनरल जो कि हमारे काम के हो, बेसिकली आप इतना समझ लीजिए, जिससे हमारा काम निकल रहा हो, उन मिनरल्स को हम ओर्स बोलते हैं।
अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स होते हैं, अलग अलग मेटल के अलग अलग ओर होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको नाम पता चलता जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम अब बात करेंगे अकरेंस की, कैसे फाउंड होते हैं अलग अलग मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो मेटल्स इन द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, मेटल्स इन द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, देखा अभी आपने क्यों होगी आज और पिटाई, आर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में मिलते हैं भाई, नोबल मेटल्स रिएक्ट थोड़ी करते हैं, तो कहाँ मिलेंगे, फ्री स्टेट में मिलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद मेटल्स इन द मिडल ऑफ द सीरीज, जो कि जिंक, आयरन और लीड है, भाई बीच में यही थे, जैन, फरारी, पाबे। तो ये हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में। अब कैसे मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, ठीक है, ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद मैं टॉप मेटल्स की बात करूं, तो टॉप मेटल्स तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये हमेशा आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, ठीक है, ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एक्सट्रैक्शन करूंगा तो मुझे कुछ प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे, उन्हीं प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होता है, अब हमें अगर ओर को प्रॉफिटेबली निकालना है तो पहले हम उसे इकट्ठा करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 2 ग्राम ओर लेके खुश हो गए, चल दिए प्रोसेस करने मार्केट में, है ना। भैया बहुत सारा होना चाहिए बल्क में। तो बल्क में लेने के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। उसके वेरियस मेथड्स हम देखेंगे बाद में। उसके बाद हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू क्रूड मेटल। मतलब और जब हमें मिलता है तो वो क्या है, हमें ऐसे साफ सुथरा नहीं मिलता है नहा धो के कि भैया एकदम मेकअप वेकअप करके आया है। हमें गंदी कंडीशन में मिलता है, उसको पहले साफ करना पड़ता है, उसमें से गंदगी हटानी पड़ती है, फिर उसमें कुछ और भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उन्हें भी हटाना पड़ता है। तब हम क्या करते हैं, उसको क्रूड मेटल मतलब इंडिविजुअल उसी मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल। मतलब पहले तो हमें वो इंडिविजुअल बंदा मिल गया, उसकी हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं, उसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, मेकअप करते हैं, क्वालिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की स्पेसिफिकली, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर की अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला था कि भैया पहले हम इम्प्योरिटी को हटाएंगे। तो हम देखो क्या करते हैं, और जब भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट्स, ये सब बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो इम्प्योरिटीज उसमें रहती हैं। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इनकी इम्प्योरिटीज को। उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ओर, ठीक है, जिस टाइप का ओर है और जिस टाइप का मतलब मटेरियल, जो इम्प्योर मटेरियल है उसका क्या नेचर है, उस हिसाब से प्रोसेस होते हैं। अभी जो मटेरियल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, गैंग्यू, ठीक है। जैसे जो भी ये इम्प्योरिटीज होती हैं इनको हम बोलते हैं गैंग्यू, गैंग्यू पार्टिकल्स। अब इसको हटाने के लिए हम देखो पहला क्या यूज़ करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। सिंपल देखो, जैसे हाई डेंसिटी हो या लो डेंसिटी वाला सिस्टम हो, तो अगर गैंग्यू लो डेंसिटी का है या फिर हाई डेंसिटी का है तो डिपेंड्स, हम क्या करते हैं ग्रेविटी का सेपरेशन, मतलब जैसे आपने विनोइंग देखा होगा, इस टाइप का कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। अगर इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखती है या फिर मेटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, ठीक है, सल्फर इम्प्योरिटीज को ये रिमूव करता है। तो ये तो हो गई कंसंट्रेशन की बात। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कन्वर्जन ऑफ रिच और इनटू इट्स क्रूड मेटल। मतलब जब हमने कंसंट्रेशन कर लिया तो अब उसको हम बोलेंगे रिच ओर, मतलब ओर का अमाउंट ज़्यादा है, इम्प्योरिटीज बिल्कुल कम। अब उसको हम क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, हम दो प्रोसेस, मतलब अलग अलग प्रोसेस होता है। लो रिएक्टिव्स के लिए अलग होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए अलग होता है, हाई रिएक्टिव के लिए अलग होता है। तो अगर मैं यहाँ पे हम देखो बात करते हैं मॉडरेटिव वालों की सबसे पहले, तो दो प्रोसेस होते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो रोस्टिंग में क्या करते हैं, देखो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर्स की बात करते हैं मेनली।
रोस्टिंग सिर्फ किसके लिए होती है? सल्फाइड ओर्स। मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनके सल्फाइड ओर्स को हम क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं। कैसे? दीज ओर्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, एक्सेस एयर में हम क्या करते हैं? इनको हीट करते हैं। तो इससे क्या होता है? जो सल्फाइड ओर्स है वो क्या कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑक्साइड्स में। ठीक है, हमने क्या किया? एक्सेस एयर में ऑक्सीजन देख रहे हो यहाँ पे, उसका नाम जेडएनएस। जेडएनएस को हम क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड को जब हम एक्सेस एयर में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसका ऑक्साइड। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, SO2। अब देखो, ये तो हो गई रोस्टिंग की बात। ध्यान रखना, रोस्टिंग किसके लिए होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैल्सिनेशन की। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है? अब हम बात करेंगे कार्बोनेट ओर्स की। कैल्सिनेशन इज ओनली फॉर कार्बोनेट। सी ऐसे याद रखना। ठीक है, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट, रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, तो कार्बोनेट ओर्स को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या एयर। मैं बात करूं अगर, तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में क्या होता है? ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। सीधा देखो, जिंक कार्बोनेट को हीट कर दिया है, बहुत कम एयर होती है, नेग्लिजिबल, और क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड, और गैस रिलीज हो जाती है, CO2। तो ये आपका प्रोसेस है, कौन सा? कार्बोनेट ओर का प्रोसेस। ठीक है, कार्बोनेट ओर को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं किसमें? क्रूड मेटल में। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड में बात करूं तो रिडक्शन होता है। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिडक्शन में देखो क्या होता है। रिडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करते हैं मेटल में। भाई हमने क्या किया? हमने पहले जो रिच ओर था उसको हमने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लिया, मेटल ऑक्साइड में। अब उस मेटल ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय रिडक्शन। भाई आपने पढ़ा है कि रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, आप लोगों ने रिमूवल ही पढ़ा होगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो मतलब ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन ही तो हटाना है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? देखो, अब रिडक्शन में 3 टाइप दे रखे हैं, या तो लीस्ट रिएक्टिव हो, या मिडिल रिएक्टिव हो, या हाईली रिएक्टिव हो। तो लीस्ट रिएक्टिव जो होते हैं हमारे मरकरी, कॉपर, ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं? स्ट्रांगली हीट करते हैं आफ्टर रोस्टिंग टू ऑब्टेन देयर मेटल। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो मरकरी सल्फाइड दे रखा है, सिनाबार। मरकरी का जो सल्फाइड और होता है इसे हम क्या बोलते हैं? सिनाबार। इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, सिनाबार। इसको जब हम हीट करते हैं स्ट्रांगली तो हमें क्या मिलता है? मेटल मिल जाता है, मरकरी। वैसे ही अगर मैं कॉपर सल्फाइड की बात करूं, ये कॉपर का सल्फाइड और है, तो इसको हम बोलते हैं कॉपर ग्लांस। क्या कहते हैं? कॉपर ग्लांस। ठीक है, तो कॉपर ग्लांस को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉपर मिल जाता है बाय द सेम प्रोसेस। तो देख रहे हो आप, मतलब लीस्ट रिएक्टिव को हम नॉर्मली हीट कर दे रहे हैं स्ट्रांगली, तो हमें उसका मेटल मिल जा रहा है। अब हम बात करते हैं मिडिल रिएक्टिव की। तो मिडिल रिएक्टिव में देखो क्या सीन बनता है। जैसे ZNS है, ठीक है, ZNS को हम क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड की मैं बात करूं तो जिंक ब्लेंड में देखो बोथ आर रोस्टेड एंड देयर ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय कार्बन। मतलब लीस्ट रिएक्टिव में हम सिर्फ हीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम है। मिडिल रिएक्टिव में हम क्या कर रहे हैं? जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक ब्लेंड, या जिंक कार्बोनेट जिसे हम कैलामाइन बोलते हैं, इन दोनों को भी आप लिख लीजिएगा। ZNS को क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड, और जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखो, रोस्टिंग हो गई थी इनकी, कार्बोनेट ओर्स की या ये सल्फाइड ओर्स की, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन, इसके बाद ऑक्साइड मिल गया हमें। तो अब ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं बाय कार्बन। ये एक प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड। कार्बन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और मेटल से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। देखो, जिंक ऑक्साइड, कार्बन, जिंक, CO, इसने ऑक्सीजन को ले लिया, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया और खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया। यही तो किया इसने। अगर मैं आयरन और लीड की बात करूँ तो सेम यही प्रोसेस होता है। आयरन ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करेगा तो आयरन मेटल दे देगा और CO बना देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है मिडिल रिएक्टिव वालों के लिए। मतलब जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम क्या कर देंगे? कार्बन रिडक्शन, तो हमें मिल जाएगा जो मेटल है, सिर्फ मेटल। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक और प्रोसेस होता है जो हम बोलते हैं रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम भी क्या करता है? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। कैसे? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे MnO2 की रिएक्शन दे रखी है मैंने, मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड को जब मैंने एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया
तो हमें क्या मिला, मैंगनीज मिल गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है और सामने वाले को रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है, उसके मेटल में। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, उसको भी मैंने एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया तो मुझे कॉपर मिल गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये चल रहा है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। जैसे हमने कार्बन से रिडक्शन किया था, वैसे हम यहाँ पे एल्यूमिनियम से रिड्यूस कर रहे हैं। मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल दिया और सिर्फ मेटल बना दिया। इसी का एक रिएक्शन है जो हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये अच्छी रिएक्शन है जो आपकी यूज आती है नॉर्मली। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम टू रिड्यूस टू आयरन। भाई जैसे हमने वेरियस मेटल ऑक्साइड्स को हीट किया था एल्यूमिनियम के साथ, तो हमें क्या मिल रहा था, मेटल मिल रहा था। वैसे हमने यहाँ पे ले रहे हैं फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड को जब मैं हीट करूंगा एल्यूमिनियम के साथ तो वो रिड्यूस हो जाएगा आयरन में, ठीक है। और क्या मिलेगी, लॉट ऑफ हीट। क्या प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। और ये जो हीट होती है ना, वो यूज होती है वेल्डिंग में। किसके, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड द आयरन जॉइंट्स। जैसे आपने रेलवे लाइन देखी होगी, गर्मियों में क्या होता है ना कि मेटल्स एक्सपैंड होते हैं, ठीक है, और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली यही चलता है, हालांकि वो में दिखता नहीं है बट बहुत माइन्यूट लेवल पे होते हैं। तो ट्रैक्स के बीच में गैप आ जाता है, उस गैप को भरने के लिए क्या करते हैं, इस थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। इसकी हीट को यूज करके वो वेल्डिंग कर देते हैं उनके बीच में, जिससे कि वो जो गैप है वो हट जाए और हमारी ट्रेन ना पलट जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये सिस्टम चलता है। अब हम बात करते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स की, ठीक है। हाई रिएक्टिव्स ऊपर वाली सीरीज में देखा होगा आपने, पोटेशियम, सोडियम, काका, नाना, कार, मांगे, ये सब क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो इनका जो प्रोसेस है रिडक्शन का, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आपने सुना होगा, वैसे 7th 8th 9th कहीं तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेनली दो रॉड्स लेते हैं, ठीक है। एक एनोड होती है, कैथोड होती है, उसको हम डिप करते हैं एक सॉल्यूशन में, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और फिर कुछ होता है। तो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, दे आर रिड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल ओर्स एंड लाइक, जैसे मोल्टन NaCl की बात करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, मोल्टन NaCl में से जब ये पास कराते हैं करंट, मोल्टन NaCl ले लिया हमने, उसमें से करंट पास कराया, तो अब भैया सोडियम, पता है आपको, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है। अब सोडियम जब आयन में फॉर्म में डिसोसिएट होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन। अब आपको पता है कि भैया पॉजिटिव आयन हमेशा किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव एंड, कैथोड इज ए नेगेटिव पॉइंट। तो पॉजिटिव आयन कहाँ चला जाता है, कैथोड पे, तो सोडियम जाके डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। और क्लोरीन हमारा क्या बनाता है, एनायन, और एनायन हमेशा कहाँ जाता है, एनोड पे। ऐसे ध्यान रखिएगा भाई, कैटायन कैथोड पे और एनायन एनोड पे। सिंपल सी बात है, कैथोड इज फॉर द कैटायन, एनोड इज फॉर द एनायन। जो हमारा कैटायन है पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, एनायन एनोड पे। तो ऐसे डिपोजिशन हो जाता है, हमें अपना मेटल मिल गया, रिडक्शन हो गया, हमें क्लोरीन से मतलब नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है ये प्योरेस्ट होता है, मतलब बहुत अच्छा रिच क्वांटिटी ऑफ मेटल मिलता है हमें, ठीक है, विदाउट एनी इम्प्योरिटीज। तो ये तो हो गई ये बात। उसके बाद हम आते हैं प्योरिफिकेशन पे। तो प्योरिफिकेशन अगर मैं देखूं, प्योरिफिकेशन में देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। सेम वही वाला प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं रिफाइनिंग में, भाई वहाँ तो क्या हो रहा था कि जो मोल्टन हमने लिया था, ओर का सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो रॉड लेते हैं, कैथोड और एनोड। अब सोचने वाली बात है कि हम कैथोड पे क्या लेते हैं, प्योर मेटल, ये ध्यान रखिएगा। कैथोड पे क्या लेते हैं, प्योर मेटल की स्ट्रिप लेते हैं, और एनोड पे हम लेते हैं इम्प्योर मेटल की, ठीक है, जो हमें प्योर करना है एक्चुअल में। और ये जो सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, ये सोल्यूशन होता है सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल दैट इज रिफाइनिंग। मतलब जिस मेटल को हम रिफाइन करना चाहते हैं उसी का सॉल्ट सोल्यूशन लेना होता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, कॉपर सल्फेट, कॉपर को आपको रिफाइन करना है, तो यहाँ पे सोल्यूशन किसका लोगे, कॉपर सल्फेट का। अगर आपको सोडियम को रिफाइन करना है तो सोडियम क्लोराइड का या सोडियम सल्फेट का, उसी मेटल का सॉल्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो, जैसे ही हम करंट को पास करते हैं तो होता क्या है कि भैया जो इम्प्योर मेटल होता है एनोड पे, ये यहाँ से धीरे धीरे डिसोसिएट होके कहाँ जाता है,
कैथोड पे, क्योंकि मैंने बताया था मेटल ऑलवेज गो टू कैथोड। तो भैया इम्प्योर जो मेटल में से जो प्योर वाला कंटेंट है वो चला जाता है कैथोड पे। तो कैथोड की जो स्ट्रिप होती है वो मोटी होती जाती है और एनोड की पतली हो जाती है। सारा मेटल इधर आ जाता है, इम्प्योरिटी बच जाती है। इम्प्योरिटी कहाँ रहती है? नीचे गिर जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनोड मड। जो इम्प्योरिटी नीचे गिरती है एनोड के नीचे, उसको हम क्या कहते हैं? एनोड मड। ठीक है, तो ये हो गई प्योरिफिकेशन की बात, रिफाइनिंग की बात। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट खत्म होता है। लास्ट एक पार्ट है इस चैप्टर का जो कि एलॉयज है। ठीक है, एलॉयज हम पढ़ते हैं। तो एलॉयज को अगर मैं स्टार्ट करूँ तो एलॉयड्स में बेसिकली क्या है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर है मेटल्स का। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेटल्स की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम मिक्स करते हैं मेटल्स को एक से ज़्यादा। अब ऐसा मिक्सचर होता है, होमोजेनस होता है, हमें पता नहीं चलता है बिल्कुल भी। ठीक है, प्रॉपर्टी एकदम यूनिफॉर्म रहती है, कंपोजिशन। जैसे देखो, आपने देखा होगा जो एलॉयज होते हैं वो फेरस एलॉयज होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट होता है। फिर नॉन फेरस होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है। और कुछ एमलगम्स होते हैं जहाँ पे मरकरी होती है। ध्यान रखना, एमलगम्स तभी यूज होगा मतलब वहाँ पे मरकरी है एलॉय में। ठीक है, और फेरस और नॉन फेरस आपको समझ में आ ही गया, आयरन विदाउट आयरन। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि एलॉय बनाने का पर्पस क्या है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द एलॉय। तो एलॉयज बनाने का जो मेन पर्पस है वो होता है मेटल को स्ट्रॉन्ग करना। एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स बाय विच दे आर मेड, मतलब जिनसे वो बनते हैं। भाई हमने पढ़ा ना एकता में बल है, बचपन से कहानी सुनाते आते हैं। वो फार्मर के 4 बच्चे होते हैं, उनसे लकड़ी नहीं टूटती, फिर वो अकेले अकेले तोड़ने को, तो एकता में बल होता है ना। तो वही वाली बात है, एलॉयज में क्या होता है, मेटल्स मिल जाते हैं, एकता बढ़ जाती है मेटल्स के बीच में, तो मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर। और दीज आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन पढ़ा है आपने, मेटल्स कोरोड होते हैं, रस्टिंग पढ़ा है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई आयरन को अकेले छोड़ दो मॉइस्चर में हवा के साथ तो वो रस्ट हो जाएगा, लेकिन अलॉय को छोड़ दो रस्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा ये घरों में जो बाल्टी होती है, लोहे वाली बाल्टी, तो कुछ बाल्टियों में रस्टिंग हो जाती है, कुछ में नहीं होती। तो जो आपकी अलॉय वाली बाल्टी होगी वो अलग ही दिखती है, वो एकदम चमकती हुई। लेकिन जो प्रॉपर लोहे की होती है, या फिर आपने देखा होगा, आपने कभी आप आपके जो कूलर्स होते हैं उन कूलर्स में जंग लग जाती है, लेकिन आप उन पर अगर पेंट कर दो तो नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पेंटिंग करने से कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, कोरोजन को बचाने के भी मेथड्स है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जब हम पढ़ रहे हैं अलॉय का बनाना, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। नॉर्मली मेटल पे क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि अलॉयज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, लोअर होता है, और कंडक्टिविटी भी कम होती है। ये दो चीज़ें, एग्जांपल्स देखो तो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल स्टील सुना होगा आपने, है ना। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, मुझे अब बाय बोल दीजिए। और हाँ, इसके नोट्स हैं वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, डाउट है, पूछिए, सपोर्ट कीजिए। कोई आपको सजेशन देना है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, स्पीड से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको कंटेंट अगर कम मिल रहा हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट चमके के साथ बने रहिए, ऐसे ही फर्दर वीडियोस आते रहेंगे वन शॉट। ठीक है, एग्जाम से पहले आपके सारे वन शॉट्स आ जाएंगे 9th और 10th के, जो कि आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड शो योर लव स्टूडेंट्स, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू, यू डू द सेम। ठीक है, मेहनत करो, पढ़ते रहो, मज़े से पढ़ो, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है, एन्जॉय करो। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।